वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसी तरीके से मैं आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का फुल सिलेबस पढ़ा रही हूँ। तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, फिजिकल में हमारे आएंगे इस साल 100 आउट ऑफ 100। जस्ट आप इन लेक्चर्स को अटेंड करो और मेरे दिए गए नोट्स से एक बार रिविजन कर लेना, दैट्स इट। नोट्स की लिंक लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो नोट्स भी मिल जाएंगे एंड सुपर्ब एक्सप्लेनेशन भी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ओके, तो सबसे पहली चीज जो है हम ये जानेंगे स्पोर्ट्स क्या है भाई। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। खाली हम ये नहीं कह सकते कि हम एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम एक आम इंसान की जिंदगी में भी हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग हेल्दी रहेंगे और हम लोग फिट रहेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक सी जो है स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड एक डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है, दैट स्पोर्ट्स हमारी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। हर एक एज ग्रुप के लोग, पता है आपको, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम जो जवान लोग हैं हमें जिम जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए या समथिंग लाइक दैट, नो। चाहे कोई बूढ़ा हो गया है उसको भी थोड़ा बहुत जो है फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स करना चाहिए। चाहे एक छोटा बेबी भी होता है ना, जैसे ये तुम्हें फोटो में दिख रहा है, इनके लिए भी जो है कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज इन्हें करानी चाहिए। नहीं कि पूरे दिन बैठ के सो रहे हैं या इनको भैया फोन में चला के दे दिया तुमने जो है यूट्यूब और उस पर वो कार्टून्स देख रहे हैं, नो, ये बहुत गलत है छोटे बेबी के लिए भी। तो सबसे पहला टॉपिक आपका इस वाले चैप्टर में से पता है कौन सा आता है? ये है हमारा जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ जो है पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं हमारे हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कि उनको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब एग्जाम में इसके ऊपर बस आपका अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ क्या वो गाइडलाइंस है, उनके मैंने परफेक्ट नोट्स क्रिएट कर दिए, तुम्हें उन्हें लर्न करना होगा, ठीक है। लर्न करने के लिए तुम्हें कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, अभी तुम्हें कॉमेंट सेक्शन स्टार्ट करना है और मेरे साथ साथ में ये एक्सरसाइज गाइडलाइंस टाइप करते रहो। अभी के अभी सब कुछ तुम्हें क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएगा और गाइज लर्न भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम जो है ना हमारी लाइफ की स्टेजेस कितनी होती है, यानी कि पैदा होने से लेकर बूढ़े होने तक हमारी लाइफ की स्टेजेस को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इन्फेंट होते हैं, छोटा बेबी 0 to 1 ईयर्स वाले, फिर हम टॉडलर एज में चले जाते हैं 2 से 4 वाले, ठीक है। फिर हम चाइल्ड में आते हैं 5 से 12, ठीक है। देन टीनेजर बन जाते हैं 13 से 19, ओके। फिर हम एडल्ट कैटेगरी में आते हैं 20 से 39 ईयर्स, मिडिल एज एडल्ट 40 से 59 एंड फिर सीनियर एडल्ट 60+ ईयर आ जाते हैं। इसको कुछ लर्न नहीं करना है तुम्हें, जस्ट यू हैव टू नो गाइस कि ऐसे हमारी ज़िंदगी चलने वाली है, तो भाई अच्छे से जियो अपनी ज़िंदगी को, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम्स चलाने के लिए, मेडिसिन चलाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को एक बेसिक चार्ट बना के दे रखा है कि आपको ये एक्टिविटीज़ फिजिकल वाली करनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने इसके लिए जो है हमारे को 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया। सबसे पहला है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, इसके भी 4 कैटेगरी की, जो 5 साल से कम का बच्चा है उसे कैसी एक्टिविटी करानी चाहिए। फिर एडोलसेंस की दी है, अडल्ट लोगों की दी है और फिर बुड्ढों की दी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा पहली यूनिट आती है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज में इन्फेंट लेस देन 1 ईयर। तो सबसे पहले आप लिख दो कॉमेंट सेक्शन के अंदर इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, यानी कि जो बेबी अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, भाई उससे क्या करवाने वाली है, ये तुम्हें टेंशन नहीं हो रही भाई इसी के आगे से क्या साइकिल पे बैठा देंगे कि तू साइकिल चला, नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो लेट्स सी ये क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इन्फेंट शुड नॉट बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम। रिस्ट्रेन मतलब गाइज ये हो गया कि वो सिंपल यूं बैठना पड़ा एक ही पोजीशन के अंदर, या ऐसे पड़ा हुआ है वो एक ही पोजीशन में, नो। थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट उनका होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चा है और बच्चे को बैठा दो एक जगह पे वहीं पड़ा हुआ है बहुत देर तक, नो, इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। उनको क्या करें, इंकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग ड्यूरिंग सेडेंटरी टाइम, यानी कि उनको थोड़ी बहुत, अब बच्चा खुद थोड़ी रीड करेगा, मम्मी को स्टोरी से सुनाने लग गई या पापा सुनाने लग गए या कुछ उनके साथ बातचीत करने लग गए, कि ये ना हो कि वो बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हो एक कोने में। अवॉइड स्क्रीन टाइम कंप्लीटली लिखा है कि इतने छोटे बेबी को बिल्कुल भी मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, ओके जी। अब इनको क्या फिजिकल एक्टिविटी करानी है, यही चार्ट है, तुम्हें ये लर्न करना है बस, सिंपल। और ऐसे पूरा पूरा सेंटेंस मत लर्न करो। फोन की स्क्रीन नहीं दिखानी है, 1 घंटे से ज़्यादा इन्हें एक जगह पे बैठे नहीं रहने देना है। फिजिकल एक्टिविटी क्या चाहिए हमारे को, फिजिकल एक्टिविटी सिंपल इनकी ये लिखी है यहाँ पे कि इनको जो है फ्लोर बेस्ड प्ले कराना है, कि इन्हें थोड़ा सा बिठा दिया, ये जैसे देख रहे हो इस बेबी को, ये जो है फ्लोर पर बैठा हुआ है, थोड़ी बॉल वॉल दे दी, हल्का सा इसको खेल लिया, कुछ कर लिया, इस टाइप से थोड़ी बहुत फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी करानी है और एटलीस्ट 30 मिनट करानी है हमारे को थ्रू आउट द डे,
नहीं, तो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं कि बैठा के टमी के बल बैठाना, यानी कि पेट के बल बैठाना ही नहीं, पूरा देर बैठाते हैं, आधे घंटे का बस हद से हद। और स्लीप टाइम, स्लीप भी याद रखनी कि कितना सोना चाहिए इनको, ठीक है। तो अगर बच्चा 0 से 3 मंथ्स का है तो 14 से 17 आवर की नींद चाहिए, और अगर वो 4 से 11 महीने का है तो 12 से 16 घंटे की नींद एक बेबी को चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे आपको सभी का शॉर्ट फॉर्म में ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लो, इसकी कीवर्ड्स लिख लो। स्लीप टाइम कितना गिवन है, पेट के बल फ्लोर पे खिलाना है, आधे घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 घंटे ज़्यादा एक जगह पे बैठाओ, मत थोड़ी बहुत रीडिंग स्टोरी टेलिंग कर लो, ऐसे अपने दिमाग में बना लो, नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन। और मेरे नोट्स के अंदर तुम्हें ये सब मिल रहा है, तो तुम्हें कीवर्ड्स भी मैं हाईलाइट करके दे दूंगी इनके अंदर कि ये लर्न कर लो, ओके। अब आती है हमारा नेक्स्ट हो गया हमारा टॉडलर, ठीक है, जो हल्का बहुत तो चलने लग जाता है ना बच्चा, तब वो हो गई हमारी टॉडलर वाली एज, ठीक है। अब इसमें क्या है, अवॉइड रिस्ट्रेनिंग और सिटिंग फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम, कि एक जगह पे बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसकी पोजिशंस को आप चेंज करते रहो। नो स्क्रीन टाइम फॉर 1 ईयर ओल्ड, 1 साल का भी जब बच्चा है तो उसे मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए या स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। अब जब वो 2 साल से बड़ी हो जाए तो 1 घंटा पर डे उनका टोटल में हमें मोबाइल देना चाहिए, ठीक है। अब रीडिंग स्टोरी टेलिंग बच्चे को एनकरेज, रीडिंग भी कैसे होती है कि थोड़ी सी कोई बुक्स आती हैं बच्चों की, वो रख दी, जब वो पढ़ेगा नहीं वो हल्का सा दिखेगा जिस पे एप्पल बना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब फिजिकल एक्टिविटी कितनी लिखी, ये लर्न करनी है तुम्हें, 180 मिनट वेरियस तरीके के आप खेल खिलवा सकते हो उनको, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आपकी एक टॉय दीदी, आप बच्चा ऐसे पकड़ के चल रहा है, ये पीछे टॉयज रखे हैं, वो अपने आप खेलते रहते हैं। नाउ स्लीप आपको याद रखनी है, 11 to 14 आवर की क्वालिटी स्लीप इन्हें चाहिए। तो स्लीप और ये फिजिकल एक्टिविटी, ये ध्यान रखो, इसको इतना तुमने नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हारी बुक के अंदर तो ना इसके वो दे रखे हैं, टेबल सा बना के दे रखा है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो रहा है, तो मैंने वही टेबल वाली बात को तुम्हारा इसके अंदर लिख दिया, इससे तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी, ओके। अब आता है हमारा, अभी 3 to 4 में ही चल रहे हैं ना, अब आया हमारा 3 to 4 ईयर्स वाले बच्चे की गाइडलाइन फाइनली, ठीक है। अब थोड़ा बहुत चलने लग जाते हैं समय में बच्चे और ज़्यादा, तो यहाँ पे भी 1 घंटे से ज़्यादा बैठने नहीं देना है, स्क्रीन टाइम 1 घंटा मैक्सिमम है, लेस इज़ बेटर। रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग इसमें भी जो है इंक्रीज़ करनी है, तो सेम ही चल रहा है, देखो ये वाली चीज़। तो अब ये को क्या खिलाना है हमारे को, 180 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी डेली इंक्लूडिंग 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइज। तो 180 मिनट इनको डेली आपको कुछ एक्टिविटी करानी है, और उसमें से 1 घंटा आपका क्या हो सकती है कि आप थोड़ी उन्हें मॉडरेट टू विग्रेस पे लेके जा रहे हो, थोड़ी सी रनिंग करा ली बच्चे को कि भागो भागो भागो, समथिंग लाइक दैट, और बाकी थोड़ा ऐसी नॉर्मल वो फ्लोर पे बैठ के खेल रहे हैं, ठीक है। स्लीप 10 से 13 घंटे की स्लीप इनकी होनी चाहिए विद रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम। अब ये मत सोचना कि 10 घंटे लगातार बच्चे को सुला दिया, नहीं, कि टोटल में देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे सोते रहते हैं, तो सोया है दोबारा उठा दिया, सोया है दोबारा उठा दिया, बट ये ध्यान रखना है घर वालों को कि 10 से 13 घंटे का स्लीप इसका हो रहा है बच्चे का, ठीक है। आ गया समझ में, चलो अब आते हैं हम थोड़े बड़े बच्चों पे। ये आ गया चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज। तो तुम्हें लग रहा है ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो ये मत सोचना, ये पूछा जाता है, 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइजेज हमारे को यहाँ पे करानी है, ठीक है। एटलीस्ट 1 आवर अ डे हमें चाहिए, और मोर इज़ बेटर, 1 आवर से ज़्यादा भी अगर ये बच्चे थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज में आपका गेम खेल लो, कोई बाहर जाके थोड़ा सा बैट बॉल खेल लिया, रनिंग कर ली, ये सब भी इसी में आ जाएगा, ओके। चलो फ्रीक्वेंसी 1 सेशन 1 आवर और 2 30 मिनट सेशन रख सकते हैं, या तो 1 घंटे शाम को पार्क में खेलवा दिया उनको, या आधा घंटा 2 बार की, एक बार दोपहर में खेल लिए, एक बार शाम को खेल लिए। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है बच्चे के लिए, अब इसमें ये याद रखना कि भाई 5 से 17 साल के बच्चे को क्या करवाने, बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती है, जंपिंग करा रहे हो, रनिंग करा रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, एनीथिंग, कोई भी आप लर्न कर लेना। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे बच्चों के, अब तुम्हें ये लर्न करने की क्या जरूरत है, बच्चा जब खेलेगा कूदेगा तो क्या होगा, फिजिकल बेनिफिट होंगे, वो स्ट्रांग बनेगा, वो में उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, उसके जो मसल ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी, मेंटल क्या होगी, स्ट्रेस फ्री रहेगा, ठीक है, हैप्पी रहेगा। इतना भी बना के लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, बट यहाँ मैंने लिख दिया है मसल, बोन, हार्ट, लंग्स सब कुछ अच्छे से डेवलप होंगे, इम्प्रूव इमोशनल कंट्रोल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो 17 साल तक की उम्र जा रही है, हाँ टीनेजर्स भी आ रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन एनहांस होगा, भाई जो सारे दोस्तों से मिलेंगे तो सोशल इंटरेक्शन एनहांस होगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगी और पॉजिटिव बिहेवियर होगा। अब क्या क्या गेम आप खिला सकते हो वो सब यहाँ पे आप कोई भी लिख देना, कि फुटबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, छोटे बच्चों का लिख देना थ्रोइंग अ बॉल, समथिंग लाइक दैट, ये आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, 18 से 64 ईयर्स का नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है। अब इसमें देखो दोनों ही ऐसा इतना वास्ट ग्रुप हो गया कि यानी कि जवान लोग भी हो गए और बूढ़े लोगों का भी जो कैटेगरी आ रही है वो भी आ रही है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इंटेंस मॉडरेट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग और साइकिलिंग करनी है,
ठीक है। अगर बूढ़े लोग हैं उन्हें उनकी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी मॉडरेट होनी चाहिए, नहीं कि हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराने लगे, नहीं। तो उनके लिए क्या बेहतर रहेगा कि वॉक कर ली, साइकिल कर ली, 40 साल से ऊपर में ये शुरू कर दिया, 50 साल से ऊपर में ये शुरू कर दिया, ठीक है। और जो जवान हैं और जो बढ़िया एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो रनिंग करे, स्विमिंग करे, जिम जाए, जो मर्जी करे, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें कितना टाइम चाहिए, 150 to 300 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज एंड ईच सेशन शुड लास्ट एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और क्या क्या करवा सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग, ठीक है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो कर सकते हैं 2 दिन हफ्ते के अंदर। इसमें क्या क्या आता है, पुशअप, स्क्वाट्स, वेट लिफ्टिंग। तो 2 टाइप की एक्सरसाइज पे हमें फोकस करना है जो WHO ने कहा है 18 to 64 की एज में। एक एरोबिक, यानी कि जिससे हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे, सांस ना फूले बार बार, आप अच्छे से अपने सब कामों को कर पाओ, यानी कि आप बहुत जल्दी थक रहे हो, ये हो गया हमारा। इसके लिए आपको क्या करना है, 150 से 300 मिनट पूरे हफ्ते के अंदर आपको जो है मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप विग्रस कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की, बहुत लंबी लंबी आप दौड़ लगा रहे हो, तो आप इसको 75 से 150 मिनट कर सकते हो। और हर सेशन में एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे। वॉकिंग, जॉगिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। अब ये तो जवान वाले लोग करेंगे, 18 से 20, 25, 30, 33, ये सब कर सकते हैं इसको। बट जब थोड़े जो बूढ़े होंगे वो इसको थोड़ा कम लेवल पे करें। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या करें, उसके लिए जिम जाओ आप, या घर पे ही अपने कुछ इक्विपमेंट्स रखो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, वेट लिफ्टिंग करो, ये हो गई मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेनिफिट क्या है ये सब करने का, हार्ट की डिजीजेस कम होगी, अपने आप लिख देना, हार्ट की डिजीजेस कम, डिप्रेशन नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, ओबेसिटी नहीं होगी, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बाकी बीमारियां नहीं लगेंगी, ये सब लिख देना। और इमोशनल बेनिफिट में हमेशा ये लिखना, स्ट्रेस नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो दे विल फील हैप्पी, ये खुद से बना के आप लिख देना। अब आते हैं हम लास्ट पे, यानी कि जो बिल्कुल हमारे बूढ़े टाइप के लोग हो जाते हैं, उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ हमें WHO ने बताई है, ठीक है। तो इसमें हमें बताइए एक्टिविटीज़ दैट गेट योर हार्ट रेट अप, लाइक वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग। ये आपको पढ़ो मेरे साथ साथ में, क्या करानी है इनको एक्टिविटीज़ जिससे हार्ट रेट अच्छा रहे। ये कैसी है, वॉक करना, थोड़ी सी रनिंग करना, या फिर साइकिलिंग करना। क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, एरोबिक एक्टिविटीज़ सेम है जैसे ऊपर वाली की थी, 150 से 300 मिनट मॉडरेट वाली। और अगर विग्रेस कर रहे हो तो 75 से 150 मिनट पर वीक करनी है, और 10-10 मिनट के सेशन होने चाहिए, सेम है एग्जैक्टली क्या। और अगर हम वेट लिफ्टिंग वाली करें तो वो यही है, पुशअप्स वगैरह, ठीक है। नाउ ओल्डर एडल्ट्स के लिए एक चीज़ और करनी है, वो है बैलेंस एक्सरसाइजेस, क्योंकि जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं तो बॉडी का बैलेंस लूज होता रहता है। कई बार बूढ़े लोग चलते चलते गिर जाते हैं या अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैलेंस एक्सरसाइजेस भी इन्हें करनी चाहिए जिससे कि ये गिरे ना चलते चलते। इसमें क्या है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग प्रैक्टिस करें तो बैलेंस बॉडी का बन जाएगा। बेनिफिट सेम वही रहेंगे, ठीक है। और कुछ और भी आप इसमें काम लिख सकते हो कि हर कोई बूढ़ा जाना तो भैया अब जिम नहीं जाएगा, वो तो नहीं जाएंगे जो है बाहर हर रोज़ वॉक करने के लिए, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो जो घर के भी सिंपल काम है जैसे थोड़ा सा गार्डनिंग कर लिया, हाउस वर्क कर लिया, ये भी फिजिकल एक्टिविटी में ही आ जाएगा बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है। समझ गए, इसके आपको नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपको लर्न करना होगा। आई नो अभी थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, दीदी क्या ये मिनट्स याद करेगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे अगर तुम बचने से लर्न करने से चोरी करोगे तो गलत बात है, ठीक है। इसको हल्का बहुत लर्न कर लो आप, मेरे शॉर्ट नोट्स में तुम्हें और भी और अच्छे से मैं बता दूंगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। वो टॉपिक वहीं तक का था। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चर क्या होता है, द वे यू आर स्टैंडिंग, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर लाइंग डाउन, उस समय जो तुम्हारी बॉडी का पोस्चर है, उस समय पे जैसे आपकी बॉडी दिखाई दे रही है, सिंपली वो होता है पोस्चर। आपने कभी देखा है कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो जो है बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ होती हैं, उन्हें मेल न्यूट्रिशन उनको होता है, बहुत काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करा होता है, इतना इतना वजन रख के अपने पीछे चली होती हैं वो कि कभी कुछ लेकर आ रहे हैं कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, तो वैसे यूँ नीचे हो जाती है, हंच बैक, कुबड़ी हो जाती हैं वो क्या है, पोस्चर खराब हो गया है। आप कई बच्चों को देखोगे कि वो ना थोड़ा यूँ झुक के चलते हैं, तो इट्स वेरी जो है आप कह सकते हो कंडीशन क्या है कि उनका पोस्चर खराब हो गया। अगर आप पोस्चर को सही करना चाहो और उस पर ध्यान दोगे तो वो सही हो जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो और बैड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई हमारे 2 टाइप के पोस्चर होते हैं। पोस्चर की सिंपल सी डेफिनेशन ये रही, पोस्चर इज हाउ इज द बॉडी अलाइंड, ठीक है, हमारी पोजीशन ऑफ लिम्ब, जब हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम लेटे हुए हैं, उस सब में हम पोस्चर अपना देख सकते हैं, ठीक है। अब पोस्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा डायनामिक पोस्चर, यानी कि जब हम भाग रहे हैं या जब हम चल रहे हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर क्या, भी हमने देखा है कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा चलते हुए जाते हैं, एट दैट टाइम तुम्हें उन पर हंसी आएगी, बट वो हंसने की चीज़ नहीं है, उनका बॉडी का पोस्चर खराब हो रखा है।
नेक्स्ट स्टैटिक पॉस्चर, जब कोई खड़ा हुआ है, अगर किसी का ऐसा राउंड शोल्डर होगा तो वो ऐसा खड़ा हुआ तुम्हें दिखेगा, तो उसका पॉस्चर बॉडी का खराब है। तो दोनों ही तरीके से आप किसी का पॉस्चर देख सकते हो, डायनामिक भी, चलते फिरते हुए भी, और पॉस्चर स्टैटिक भी, जब वो नॉर्मल तुम्हारे सामने जो है विदाउट मूविंग वो खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है गाइस हमारा नॉक नी। नॉक क्या होगा, जैसे आप दरवाजे पे नॉक करते हो, तो इसमें क्या होता है गाइस, हमारा जितने भी हमारे घुटने हैं ना, मतलब 2 घुटने हमारे, वो एक दूसरे को ऐसे नॉक कर देते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, ठीक है। अब जब घुटने नॉक करेंगे तो क्या होगा, नीचे पैर एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे, सिंपल यही है ये। इसको एक और चीज़ बोली जाती है जेनुवलेगम, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत कर रही हूँ, ठीक है, बट तुम इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर लो अभी अपने दिमाग में, जिससे इसकी स्पेलिंग याद होता है। जेनुवलेगम याद कर लो, GENU जेनु, VALGUM वेलगम, ठीक है। इसकी ये एक और नाम होता है नॉक नीज का। इसमें नीज का मिसअलाइनमेंट हो जाता है, नीज टर्न इनवर्ड, एज अ रिजल्ट बोथ नीज टच और नॉक अगेंस्ट ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन, बट देयर इज अ गुड गैप ऑफ 3 to 4 इंचेस बिटवीन द एंकल्स। ये इसकी डेफिनेशन है और ये तुम्हें लर्न करनी है, ओके। कि जो है नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में जब एक इंसान खड़ा है और अगर आपको लग रहा है कि यार इसके तो जो घुटने जुड़े हुए हैं और पैरों के बीच में जो है इतना जो 3-4 इंच का फर्क है, तो दैट मीन्स उनको ये नॉक नीज वाली प्रॉब्लम है। सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचान सकते हो आप किसी को नॉक नीज है, जब वो खड़ा हुआ है उसकी दोनों नीज है जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। जब वो चल रहे हैं तो भी उनकी दोनों नीज आपस में चलते हुए टच कर रही होंगी। ये इसके कुछ सिम्टम्स है कि जब अब तुम भागो, तुम्हारी नीज टच कर रही है, नहीं करेंगी। नॉक नीज जिसको है उसकी नीज टच करेंगे, ओके। अब इसके कॉजेस क्या है, ऐसा क्या हो गया कि किसी की ऐसे ये नीज एक दूसरे से नॉक करने लग गई। देखो ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल बंदा ऐसा दिखेगा, ऐसे होंगी उसके पैर, इतनी जगह होगी नीज में भी। जिसका नॉक नीज हो गया तो वो पैर ऐसे जुड़ जाएंगे और ये फीट अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है, ओवरवेट बॉडी जिसकी होती है उसको ये नॉक नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अब ये बता रही हूँ तुम्हारे को, ये तुम बहुत सारे ये कॉज ना लैक ऑफ बैलेंस डाइट वाला हर पोस्चर डिफॉर्मिटी में लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। तब अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो ये नहीं होंगे, बच सकते हो मतलब, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन डी से होता है ये, कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। वीक मसल और लिगामेंट भी अगर होते हैं तो भी हो जाते हैं। तो कई बार बच्चों को ना, तो बच्चे बेबी छोटा होता है और लोग उन्हें जल्दी चलवाने लगते हैं, वीक होते हैं जब उस समय पे उनके मसल, तो भी हो जाता है। बेबीज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। प्रिकॉशन क्या है, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन एंड डोंट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज। ये प्रिकॉशन है कि आपको नहीं होगा, बट अगर आप किसी को हो गया है तो वो सही कैसे करे, तो वो ये रहे इसकी करेक्टिव मेजर। अब एग्जाम में आपको लिखा है राइट अ नोट ऑन नॉक नीज, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम सिंपल लिखोगे नॉक नीज क्या है, इट इज नोन एज जेनुवलेगम। फिर आप डिफाइन कर दोगे इसको, इट इज अ नी अलाइनमेंट जहाँ पे नी इनवर्ट की तरफ चली जाती है, बोथ नीज नॉक ईच अदर, ठीक है। फिर सिम्टम्स मत लिखना, चाहे कॉजेज लिख दिया, प्रिकॉशन लिख दिया, करेक्टिव मेजर लिख दिया। अब सही कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो एक्सरसाइज करने जैसे हॉर्स राइडिंग करोगे तो दोनों घुटने दूर दूर हो जाएंगे ना, तो उससे सही होता है ये, ठीक है। पिलो रखो अपनी नीज के बीच में एंड आप उसको पिलो को अपने नीज के बीच में पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है। परफॉर्मिंग पद्मा आसना और गोमुख आसना और न्यूट्रिशियस मील्स लेने से ये सही हो सकता है। तो मैंने सिंपल करेक्टिव मेजर्स यहाँ लिखे जिससे तुम आसानी से लर्न कर पाओ, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसको एक बार रिटन प्रैक्टिस करनी हो, इफ़ यू वांट ना कि यार ये लर्न कैसे होगा, ये लर्न कैसे हो, तो एक बार हैंड रिटन करना पड़ेगा, इसको नोट्स हल्के से बनाने पड़ेंगे अपने। उसके लिए तुम्हें मेरा रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ प्रीमियम, इट इज़ अ हाई क्वालिटी नोट्स जो मैंने बनाए हैं, बट आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। गो एंड ग्रैब माई इंस्टाग्राम ID फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाकर तुम डाउनलोड कर लो। एंड इनफैक्ट मेरा तो एक गूगल ड्राइव का लिंक भी बना हुआ है जहाँ पे इन सभी चैप्टर्स के बेहतरीन नोट्स गूगल ड्राइव पे भी है, तो वहाँ से भी देख सकते हो तुम, ठीक है। बट जो इंस्टाग्राम पे है वो और रिफाइंड और न्यू वाले मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से देख लेना, मैं तो ये कहूँगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट बाउ लेग्स। ये इसका उल्टा हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे नॉक नीज का। नॉक नीज में घुटने जुड़ गए थे, इसमें घुटने एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब घुटने दूर हो गए तो पैर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, घुटने दूर हो जाते हैं, इस वाली जो है हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेनुवेरम। अब यहीं से एग्जामिनर तुम्हारे को कंफ्यूज करेंगे, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे। तो जेनु VARUM वेरम हमारा ये होता है, इसको हम बाउ लेग्स भी कहते हैं। इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज वाइल स्टैंडिंग इन अ नॉर्मल पोजिशन, इसको हम बाउ लेग्स कहते हैं, ठीक है जी। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग इन विच द लेग्स बेंड आउटवर्ड्स,
द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन अप एंड लेग्स टेक कर्वी शेप, ऐसा कर्व सा शेप आ जाता है आपके लेग्स के अंदर। अब ये 2 लाइनें तो भाई लर्न करनी पड़ेंगी हमारे को, तो आप सिंपल लिख देना, इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बाउ लेग्स। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा वेट अपने लेग मसल्स पे डालें तो हो सकता है, मतलब अगर हम बहुत ओवर वेट हो गए हैं तो हो जाएगा। लैक ऑफ बैलेंस डाइट से हो सकता है, ये अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम ना और फॉस्फोरस ना हो तो हो सकता है। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, आपका चलने का तरीका अगर सही नहीं है तो भी ये हो सकता है। अगर बच्चे को जल्दी एज में चलाओ तो भी ये हो सकता है। प्रिकॉशन, बैलेंस डाइट लो, सेम वही, और आपको जो है बच्चे को जल्दी एज में नहीं चलाना है। अब करेक्टिव मेजर इसके क्या है, अगर आपको इसे सही करना है तो नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर किसी को बाउल है तो उसे एक पोजीशन में या बहुत देर तक खड़े ही नहीं रहना है, बैठना है, उन्हें रेस्ट करना है। वॉक बाय बेंडिंग टोज इनवर्ड, दोनों जो पैर के टोज हैं उन्हें अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है और तब चलना है, उससे ये ठीक होगा। वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, जो हमारे पैर को ना ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है और उस पर ऐसे ऐसे जैसे तुम कैसे चलते हो ऐसे चलते हो, हल्का सा पैर को टिल्ट करके ऐसे करके चलना है, इससे ये सही होगा। स्टैंड इरेक्ट विद फीट्स जॉइंट टुगेदर। अब इन लोगों का क्या होता है, बाउ लेग्स वालों का, ये ऐसे गैप हो जाएगा नीज के बीच में, तो इनको दोनों ही पैरों को जोड़ना है, चाहे इनके पैर जोड़ते नहीं है बट जोड़ना है, एंड देन उसके लेकर खड़े रहना है, ठीक है। परफॉर्म गरुड़ासन, अर्धचक्रासन एंड अर्धमत्स्येंद्रासन। योगा करने से भी बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज सही हो सकती हैं। समझ आ गया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट डिफॉर्मिटी पे, ये है हमारा फ्लैट फुट। इसको हम पी प्लेनस भी कहते हैं, पेस प्लेनस, PES पेस, PLAN प्लान अस, पेस प्लान अस। तो ये लर्न कर लो, ठीक है। इस पे ऐसे ना MCQ में ये पूछे जाएंगे, बताओ पेस प्लानस कौन सा, तो उसमें तुम लिखोगे फ्लैट फीट। अब फ्लैट फीट में क्या होता है, अगर ये चेक करना है तो तुम्हें क्या करना है, पैर पे डालो थोड़ा सा पानी, ठीक है, और फर्श पे चल के देखो। तो अगर जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पैर का जो इम्प्रिंट बनेगा, ठीक है, जो तुम्हारा फुट का प्रिंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ऐसे कर्व आ रखा होगा, ठीक है। अब किसी को अगर फ्लैट फुट होगा तो उसका ना पैर ऐसे यूँ सीधा दिखाई देगा, जो ये कर्व आ रहा है ये नहीं होगा, एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी का वेट हो रहा होता है उसको बैलेंस करता है ये कर्व, ठीक है, वरना सारा भार हमारे पैरों के ऊपर पड़ जाएगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये, इट इज़ वेरी रॉन्ग कि अगर किसी को ये हो रहा है तो उन्हें ये सही करना चाहिए। तो भाई फ्लैट फुट अगर किसी को है तो उसे चेक करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जाके पानी में पैर रखो, फिर फर्श पे चल के देखो, और देखो अगर आपका फर्श पे जो पैर छप रहा है उसमें कर्वेचर नहीं आ रहा है, मतलब आपको फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट बहुत ज़्यादा उन लोगों को होता है जो मोटे ताजे से होते हैं ना, तो बहुत प्रेशर पड़ता है और उनका जो आर्क होता है ये वो ख़त्म हो जाता है, पैर ऐसा सीधा दिखेगा बिल्कुल, उनका यूँ फ्लैट ज़मीन पे पड़ा हुआ भी दिखाई दे जाएगा। ये देखो नॉर्मल तुम्हारा अगर पैर ज़मीन पे रखोगे ना, ये बीच में ऐसा गैप दिखाई देगा, इनका जो गैप है वो ही नहीं दिखता, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, और इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द आर्क्स ऑन द इनसाइड ऑफ द फीट फ्लैटन व्हेन प्रेशर इज पुट ऑन देम। तो यही लिखना है कि जो आर्क है वो फ्लैट हो जाता है इस सिचुएशन के अंदर। फ्लैट फुट इज ऑल्सो नोन एज पेस प्लेनस और फॉलन आर्चेस। व्हेन द आर्च ऑफ द फुट इज लेसर देन नॉर्मल इट इज नोन एज फ्लैट फुट। तो मैं रीड इसलिए करूँ क्योंकि तुम्हें भी इसे लर्न करना है, ठीक है। चलो अब इसके कॉजेज देखते हैं। तो कॉजेज क्या है, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, अगर आप मोटे हो गए हो तो ये आपको हो सकता है, ठीक है। बहुत देर तक खड़े रहना, जिन लोगों का बहुत देर तक खड़े रहने का काम होता है कि ऐसे वो बहुत देर 2-2 4-4 घंटे की ड्यूटियाँ दे जिस स्टैंडिंग, उनको रिस्क है ये होने का। यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर, अब तुम बड़ी टशन में अगर सस्ते सस्ते फुटवेयर खरीद लेते हो जो दिखाई देते हो अच्छे, तो ये तुम्हें नहीं करना है। चाहे आप कोई भी फुटवेयर खरीदो, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, एक बार पहन के देखो, कंफर्टेबल हो, वॉक करने में आपको परेशानी ना हो रही हो, तब आप उसको खरीदना है। वरना अगर आप ऐसा फुटवेयर पहनोगे जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो वो ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है, ठीक है। फॉल्टी पोस्चर, खड़े रहने का तरीका बिल्कुल गलत है तो भी ये हो सकता है। प्रिकॉशन क्या है, प्रॉपर शेप और साइज़ के जूते पहनने हैं, सही शेप के, सही साइज के, टेढ़े मेढ़े शेप्स के अजीब गरीब से जूते नहीं पहने, और अपने सही साइज़ का नंबर का जूता पहना है। हाई हील शूज़ और वॉकिंग बेयरफुट फॉर लॉन्ग से भी ये हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बहुत हाई हील्स शूज़ पहनते हैं उनको ये हो सकता है, ठीक है। और जो है हमारा वॉकिंग बेयरफुट फॉर लॉन्ग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो जो हाई हील्स भी ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए और बहुत देर नंगे पैर भी नहीं चलना चाहिए, उससे भी ये हो जाता है। करेक्टिव मेजर क्या, अब ये तो इसके प्रिकॉशंस थे ना कि ये नहीं करना है। अगर किसी को ये हो गया है, फ्लैट फुट है उनका, तो वो क्या करें, सबसे पहले अपने वॉक ऑन हील्स एंड टोस, या तो एड़ियों पे चले
या अपने टोस पे चलें, ठीक है। पिकअप मार्बल विल टोस, नीचे रख दो थोड़े थोड़े पत्थर और अपने पैर के उंगलियों से इस पत्थरों को उठाओ। वज्रासन या ताड़ासन करो। वुडन स्टेयरकेस के ऊपर चलो, जो वुडन की स्टेयरकेस होती है उस पर चलो। जंपिंग रोप, जो स्किप जंप होती है ना वो, जंपिंग ऑन टोस, अपने जो पैर की उंगलियां है ना उसमें कूदो, ठीक है। वॉक बेयरफुट ओवर द सैंड, अब जो मिट्टी होती है ना, जो सैंड होता है, अगर उस पर बेयरफुट चलोगे तो हो सकता है ये सही। रोप स्किपिंग काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। तो ये करेक्टिव मेजर्स आप लिख लो, ठीक है। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी, राउंड शोल्डर। ये यहाँ पे राउंड शोल्डर, ठीक है। अब इस डिफॉर्मिटी के अंदर शोल्डर्स बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द आइडियल अलाइनमेंट, देयर बाय गिविंग नैरो कर्व टू द अपर बैक। तो जो शोल्डर है हल्के से यूँ झुक जाते हैं, तो बैक में एक कर्व टाइप की पोजीशन आ जाती है। या तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर लेना या फिर आप ये लर्न करो, इट इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स आर ड्रॉन फॉरवर्ड, द हेड इज एक्सटेंडेड एंड द चिन पॉइंट आउटवर्ड्स। तो अगर शोल्डर आगे हो जाएंगे तो हेड भी आगे हो जाएगा और चिन आगे की तरफ को हो जाएगी। ये पोस्चर रहेगा। नॉर्मल इंसान का पोस्चर ऐसा है, जिसको राउंड शोल्डर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसको जो है कॉजेज़ क्या है इसके, देखो आप एग्जांपल में ये इस दीदी को हो रखा है जो है ये राउंड शोल्डर, तो ये नॉर्मल है। जब इनको राउंड शोल्डर नहीं है, वो ऐसे हल्का सा ये कर्व आ गया, हेड आगे को हो गया, चिन पॉइंटेड आउटवर्ड्स, ठीक है। ये है हमारा जो है बेसिक कार्टूनिश में अगर तुम्हें देखना हो तो ये है, बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी को राउंड शोल्डर, अगर आप किसी को ऐसे देखो पोस्चर किसी का, तो दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द राउंड शोल्डर। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है राउंड शोल्डर? पुअर पोस्चर इन वर्क, लोग जब ऑफिस में बैठे हैं या घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और उस समय पे पोस्चर सही नहीं, कुर्सी पे यूँ टेढ़े मेढ़े होकर बैठे हैं, तो ये एक इंसान को हो सकता है, ठीक है। फॉल्टी फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर अच्छा नहीं है तो हो सकता है। रॉन्ग हैबिट्स ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग, खड़े हो रहे हो तो ऐसे स्लाउची मैनर में खड़े हो रहे हो, बैठे हो तो ऐसे स्लाउच करके बैठे हो, तो ये हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड्स, अब जो लोग बहुत हैवी लोड्स अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं उनको भी ये हो सकता है। प्रिकॉशन, डू नॉट स्टे स्टैंड और वॉक इन बेंड पोजिशन, आपको बेंड पोजिशन में ना ही बैठना है, ना ही खड़े होना है, ना ही चलना है, तो ये इसका प्रिकॉशन है। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, अब जो बहुत टाइट कपड़े लोग पहनते हैं ना, मतलब एल साइज है और तुम पहन रहे हो मीडियम या स्मॉल पहनना शुरू कर दो जस्ट टू शो कि तुम कितने टोन्ड हो, तुम्हारी बॉडी दिख रही है, या जस्ट टू शो योर फिगर, तो इट इज़ रॉन्ग। इससे तुम्हें राउंड शोल्डर हो सकता है। अब इसका करेक्टिव मेजर क्या है? स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर। आपको जब भी खड़े हो करेक्ट पोस्चर में खड़े होंगे, जिनको जो है ये राउंड शोल्डर है, ठीक है, तो ये सही होगा। हॉरिजॉन्टल बार्स को होल्ड करना है, या कंधे के बीच में हॉरिजॉन्टल बार्स को ऐसे होल्ड करना होता है। कीप टिप्स ऑफ फिंगर ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट योर हैंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ये वाली एक्सरसाइज होती है ना, ये करनी है, एंड एंटी क्लॉकवाइज। चक्रासन और धनुरासन से सही हो सकता है। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग द मसल्स, ठीक है। ये कुछ इसके करेक्टिव मेजर है, इससे राउंड शोल्डर ठीक हो सकता है। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ पे। अब हम हमारे स्पाइन की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो है, हमारा जो स्पाइन एरिया पूरा होता है उसकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला इसमें आता है हमारा काइफोसिस, जिसको हंचबैक कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, कुबड़ी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि कोई आपने देखा इंसान जो बिल्कुल ऐसे यूँ उल्टा होकर, ऐसे यूँ टेढ़े होकर कमर करके चल रहे हो झुक के, उसे हम कहते हैं काइफोसिस, ठीक है। अब इस काइफोसिस में क्या होता है, अगर मैं पहले आपको टेक्निकली इंग्लिश लैंग्वेज बताने से पहले सिंपल मैं तुम्हें दिखा देती हूँ फोटो में। ये देखो, इसमें जो हमारी स्पाइन होती है वो यहाँ इस हिस्से से थोड़ी सी आगे की तरफ बेंड हो जाती है, जिससे कि फिर वो जो इंसान है थोड़ा झुक के चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली पेन भी होता होगा इस सिचुएशन के अंदर। तो चलो आप देखते हैं इसके हम डेफिनेशन। ओके, अब काइफोसिस क्या है? काइफोसिस इज अ कंडीशन वेयर द अपर बैक कर्व्स मोर देन नॉर्मल। जो अपर बैक है, बैक का जो अपर रीजन है वो नॉर्मल से ज़्यादा आपका यूं कर्व हो गया है, ठीक है। मेकिंग इट राउंडेड, जिसको कम होता है वो थोड़ा राउंडेड होता है, जिसको ज़्यादा हो गई वो पूरा हंच बैक कुबड़े हो जाता है, ठीक है। इट कैन हैपन टू समवन बट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल। ओके, अब इसका पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें होता क्या है। जैसे देखो, ये है हमारी नॉर्मल स्पाइन, ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ इस एक्सरे में जो फोटोज में दिख रहा है, ये नॉर्मल स्पाइन है हमारी, नॉर्मल स्पाइन हमारी ऐसी जा रही है। अब जिसको जो है हो गया है काइफोसिस, तो उसकी स्पाइन ऐसे यूँ इस एरिया से गाइस देखो बेंड हो गई, तो बेंड होगी तो वो हल्का सा झुकेंगे। और बूढ़े लोगों को जिनकी बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है तो बिल्कुल कुबड़े होकर ऐसे चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं हमारा काइफोसिस, ठीक है। अब काइफोसिस का जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ये फेवरेट होता है, ये इस पर सबसे क्वेश्चन आते हैं। कॉजेज क्या है? मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ये जो बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुपोषण है, इलनेस की
वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। हैवी लोड शोल्डर पे उठाने से हो सकता है। हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, जो झुक के ही चलते हैं उनको ये हो सकता है। वेयरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लोथ से भी ये हो सकता है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है इसके, आप बैलेंस डाइट लो, कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग हैवी वेट्स, अगर हैवी वेट आपको उठा के चलना भी पड़ रहा है मजबूरी में तो बॉडी को स्ट्रेट करके चलो। अवॉइड वॉकिंग टू मच विद द वेट ऑन वन हैंड, एक हाथ पे वेट रख के आपको नहीं चलना है, ठीक है। डोंट वॉक, सिट और स्टैंड इन बेंड पोजिशन। करेक्टिव मेजर अब इसके क्या है, बेंट हेड बैकवर्ड्स इन स्टैंडिंग पोजिशन, आपको अपना सर पीछे की तरफ, यूं पीछे की तरफ देखना है, ये है। परफॉर्म चक्रासन, धनुरासन एंड भुजंगासन। होल्ड आर्म्स एट द शोल्डर लेवल, बेल्डिंग द एल्बो, ये कुछ इसके एक्सरसाइजेस हैं जिससे काइफोसिस जो है वो करेक्ट हो सकता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो है हमारा स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस, काइफोसिस कंफ्यूज मत होना, काइफोसिस में अपर जो स्पाइन है वो हल्की सी कर्व्ड हो जाती है। अब ये स्कोलियोसिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डेंजरस है। इसमें क्या होती है, जो हमारा मेडिकल कंडीशन में हमारी जो स्पाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी सी गाइस घूम जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो ऐसे शेप बना लेगी और कभी कभी हो सकता है वो सी शेप बना ले और कभी ऐसा और सी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जस्ट लाइक आप देखो ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है एक इंसान की, अब अगर किसी को स्कोलियोसिस हो गया तो भाई ये हो गई ऐसे टेढ़ी। दिस कंडीशन इज नोन एज द स्कोलियोसिस। अब इसके कॉजेज क्या है, ऐसा किसको हो सकता है ये, अगर किसी का शॉर्ट लेग हो वन साइड, यानी कि एक तरफ की टांग उसकी छोटी हो, हल्का सा फर्क हो तो हो सकता है। वन साइड का फ्लैट फुट हो, अगर किसी को फ्लैट फुट हो जाए एक तरफ से तो हो सकता है कि वो हल्का सा झुक के चल रहा है तो वैसे ही स्पाइन हो गई। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, अगर कोई एक तरफ अपने शोल्डर पे बहुत भारी वजन करके चलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हल्का सी टेढ़ा हो जाएगा और स्पाइन भी उसी पोजीशन में मूव कर जाएगी। हेरिडिटरी डिफेक्ट से भी हो सकता है। वन साइड पैरालिसिस और स्पाइनल मसल से भी हो सकता है, किसी को पैरालिसिस का अटैक है वो भी वन साइड पे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा एक रियल इमेज है हमारा जिसमें स्कोलियोसिस हमारे को दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ये साइड वेज में बेंट हो गई है तो ये नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आदमी ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये आप देख सकते हो। अब इसका प्रिकॉशन क्या है तो वही सब रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस डाइट, कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स। अब ये उनको ही होता है जो ज़्यादा वेट्स उठाते हैं, तो आप जब वेट भी उठा रहे हो तो बॉडी को स्ट्रेट रख के उठाओ। बहुत ज़्यादा देर तक चलना नहीं है कोई वेट उठा के। डोंट वॉक, सिट, स्टैंड इन बेंड पोजिशन, कहीं ना कहीं रिपीट ही हो रहे हैं प्रिकॉशंस, क्योंकि ये स्पाइनल कर्वेचर की जो डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं उनके लिए हमें सेम ही प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। अब इसका करेक्टिव मेजर क्या है, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लिफ्ट योर बॉडी और हैंग फॉर सम टाइम, ठीक है। अवॉइड वॉकिंग विद हैवी वेट, लाई डाउन इन प्रोन, सीधे लेट जाओ बिल्कुल, ठीक है। ताड़ासन करने से, त्रिकोणासन करने से और पुलअप्स करने से ये ठीक हो सकता है, ये इसके करेक्टिव मेजर है, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम हमारे लास्ट डिफॉर्मिटी पे जो आज हमारे इस चैप्टर की होने वाली है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ये है हमारा लॉर्डोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने काइफोसिस में देखा था कि जो स्पाइन है ऊपर की तरफ से मुड़ जाती है, यहाँ पे जो स्पाइन है उसमें कर्व आ जाता है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस पोजिशन को हम कहते हैं लॉर्डोसिस। इट इज़ द इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इट इज़ एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन मतलब जो हमारी कमर के नीचे का रीजन होता है वहाँ पे। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग। अब इससे चलते हुए भी प्रॉब्लम होती है, बैठते हुए भी होती है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ये है नॉर्मल स्पाइन। अब जिसको लॉर्डोसिस है तो उसकी स्पाइन यहाँ लंबर रीजन के अंदर से उसको बेंट आ गया, ठीक है। ये देखो ये सीधी है, बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, इसका ये हल्का सा बेंट आ गया, तो उससे क्या हुआ, इनकी बॉडी की जो पोस्चर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। यहाँ पे भी आप इस फोटो में भी देख सकते हो। अब इसके कॉज क्या है, बैलेंस डाइट नहीं है, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल हुआ है, ओबेसिटी से भी ये हो सकता है। करेक्टिव मेजर क्या है, ऑल फॉरवर्ड बेंडिंग आसन एंड एक्सरसाइजेस आर हेल्पफुल फॉर करेक्टिंग लॉर्डोसिस। योगा सच एज पश्चिम मोड़ आसन कर सकते हो, हल आसन कर सकते हो, ऑल्टरनेट टो टचिंग, एक एक टोस को टच करना पैर के ऑल्टरनेटिवली, और डू फॉरवर्ड बेंडिंग। अब इनको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, ठीक है, तो इनका ये ठीक हो सकता है लॉर्डोसिस, ओके। तो अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक पोस्चरल डिफॉर्मिटी वाला। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है आई नो, बट चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, कि वुमेन का हम पार्टिसिपेशन पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो आपको पता है जब हमारा पहला ओलंपिक हुआ था तो उसमें तो वुमेन को अलाउड ही नहीं था, ठीक है। 1896 में जो हमारा एथेंस के अंदर पहला ओलंपिक हुआ था उसमें कोई लेडीज़ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, औरतों को अलाउ ही नहीं था कि वो जाके वहाँ पे स्पोर्ट्स खेले, ठीक है। अब फिर कब पहला ऐसा हुआ था, ये आएगा MCQ के अंदर। पहला ओलंपिक कौन सा था जिसमें औरतों को अलाउ था कि वो भी जाके वहाँ पर खेल सकती हैं, वो था 1900 का पेरिस ओलंपिक। तो ये कॉमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा ओलंपिक था, 1900 का पेरिस ओलंपिक था, ठीक है।
उसके बाद में ये आपको इतना लर्न नहीं करना है कि फिर 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट करा था 1904 वाले में, 2000 में जो सिडनी में हुआ था उसमें से 4000 प्लस वुमेन ने करा था, 2008 बीजिंग में 4600 समथिंग ने करा था। तो ये इतना लर्न नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करने। जो पहले ओलंपिक था नो वुमेन, जो हमारा नेक्स्ट ओलंपिक जिसमें वुमेन अलाउ थी, ये सेकेंड नहीं है, जिसमें वुमेन को अलाउ करा गया था वो हो गया हमारा कौन सा हो गया, ये 22 वुमेन हुई थी उसमें भी 1900 वाला। ठीक है, अब आते हैं हम वुमेन पार्टिसिपेशन जो है हमारा इंडिया के अंदर। तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर जो है आज के समय पे तो वी कैन से दैट ओलंपिक्स के अंदर और बड़े बड़े गेम्स के अंदर हमारी कंट्री से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। बट हाँ, पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पहले सिचुएशंस डिफरेंट थी। बट देन हमारे अलग अलग जो है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आई, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आई जिन्होंने बढ़िया जो परफॉर्मेंस करा ओलंपिक्स के अंदर, उन्होंने और गर्ल्स को इंस्पायर करा एंड देन उन्होंने भी स्पोर्ट्स को जो है स्पोर्ट्स फील्ड में जाना शुरू कर दिया। तो उनके नाम याद रखने हमें बहुत ज़रूरी है जिन्होंने ये पाथ ओपन करा हम सभी के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है और वैसे भी यू शुड नो। ठीक है, तो 1984 में पीटी उषा ने बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म करा था हमारे एथलेटिक्स के अंदर इन ओलंपिक। ठीक है, 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने इंडिया का फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था एज अ वुमेन। ठीक है, 2012 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर साइना नेहवाल एंड जो मेरी कॉम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 2016 के लिए ओलंपिक्स के बारे में हमें बता रखा है, तो साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग ने। ठीक है, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन के अंदर और दीपा कार्मकर ने हिस्ट्री बनाई थी जिमनास्टिक के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भी जो है मीराबाई चानू इंडियन वेट लिफ्टर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना 2022 के उसमें। ठीक है, और जो है लवलीना बोर्गेन, ठीक है, ये बॉक्सर हैं और इन्होंने सिक्योर करा था ब्रॉन्ज मेडल 2020 के अभी वाला जो हमारा जो पेरिस से भी पहले वाला जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था गाइस उसके अंदर। तो अभी मैंने यहाँ पे इतने ही आपको जो है अचीवमेंट्स लिखे हैं, इससे भी बहुत सारे हैं हमारे, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हें ध्यान में ज़रूर रखना है। अभी पेरिस ओलंपिक वाला जो हमें कोई अभी इतना अपडेटेड तो हमने ऐड करा नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें हम 2020 तक का याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा कि अगर वुमेन स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगी तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो ऑब्वियसली फिजिकल बेनिफिट भी है, सोशल भी है और मेंटल भी है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मैं चाहती तो यहाँ पे तुम्हें 4 लाइन बता देती फिजिकल बेनिफिट ये है और इसको खुद बनाकर लिख देना, पर अगर तुमने खुद बनाकर ही लिखना होता तो तुम बस नोट्स रीड कर लो और ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ गाइस मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाने नहीं आई हूँ कि जल्दीबाजी में आधे घंटे में सब पढ़ा के चली जाऊँ, समझ में कुछ भी ना है। मैंने डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, ये बात सुन लो। अब तुम्हें लग रहा होगा ये फिजिकल बेनिफिट्स है, एग्जाम में नहीं आता यार दिमाग में, मैं तुम्हें कह दूँ खुद से बना के लिख देना, नहीं आएगा। जब एक बार पढ़ोगे तभी तो बना के लिखोगे, तो एक बार तो थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना होगा। तो क्या फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे? 2 ही आएंगे हद से हद, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ये 2 वर्ड लिखने पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स, अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगी, कोई भी औरत, सिर्फ एथलीट्स नहीं, कोई भी औरत अगर स्पोर्ट्स कर रही है तो वो एक्टिव रहेंगी, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये डिजीजेस का रिस्क कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये दिमाग में रखो। दूसरा, वुमेन आर हाइयर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, खराब होने लगती हैं, लो डेंसिटी हो जाती है हड्डियों की, वो वाली बीमारी औरतों को बहुत जल्दी होती है। तो अगर वो स्पोर्ट्स करेंगे तो उनकी जो है बोन डेंसिटी और बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, रेगुलर पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में होगा तो मसल टोन होंगे, हेल्पिंग वुमेन टू स्टे स्ट्रांग। हाँ, लिखनी वही बात है, मसल टोन होंगे, स्ट्रांग होंगे, बट 3 अगर ऊपर से 4 पॉइंट्स पढ़ के चले जाओगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन राइट सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े पेजेस तो तुम बैठ के पढ़ोगे नहीं, तो ये है तरीके के नोट्स जिनसे तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा एक्सरसाइज करने से, ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होगा और इससे वुमेन हेल्दी रहेंगी और फटीग नहीं होगा, उन्हें थकावट नहीं होगी, अच्छी ऑक्सीजन पूरे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंच रही है तो थकावट नहीं होगी। ओबेसिटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स से और वो बिल्कुल ही शेप में रहेंगे और जो है ओबेसिटी नहीं होगी। तो ये कुछ फिजिकल बेनिफिट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होंगे, दिमाग पे क्या असर रहेगा अगर औरतें जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी करेंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस रिड्यूस करेगा और वो वुमेन को हेल्प करता है मैनेज करने में, अपने
जो है स्ट्रेस को बेटर देन नॉन पार्टिसिपेंट, यानी कि जो औरतें बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं करती या बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती तो वो इतने अच्छे से अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द वन जो फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स करती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑल्सो हेल्प वुमेन मैनेज इमोशंस एंड मेक देम इमोशनली स्ट्रॉगर बना देगा जब भी वो कोई फेस करेंगी चैलेंज को। अब विनिंग इन स्पोर्ट्स, अब जैसे औरतें विन कर रही है किसी स्पोर्ट्स में तो उनकी सेल्फ एस्टीम को भी गाइस बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, लीडरशिप आएगी। जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप टीम मेंबर हो और आप शायद कभी उसके लीडर बन जाओ या तुम देख रहे हो दैट ऐसे हम अपने टीम को कंट्रोल करेंगे तो लीडरशिप आएगी, सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर इंसान को, फीमेल्स को ही नहीं हर इंसान को ज़रूरत है लाइफ में कॉन्फिडेंस होने की, अच्छा सेल्फ एस्टीम होने की एंड साथ ही के साथ में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। तो ये पॉइंट्स आप लिख देना, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 बार पढ़ोगे दिमाग में बस जाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम आते हैं हमारे सोशल बेनिफिट से। सोशल बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लेयर्स हेल्पिंग वुमेन वर्क वेल इन टीम्स, ठीक है। तो जैसे कि औरतें जब भी जाके स्पोर्ट्स खेलेंगी तो उससे कोऑर्डिनेशन आपस में काफ़ी अच्छा होगा और फिर जो कोऑर्डिनेशन वाले स्पोर्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। स्पोर्ट्स जो है, जब भी कोई औरत स्पोर्ट्स कर रही है या आपको लेडीज़ फिजिकल एक्टिविटी ही कर रही हैं, जैसे सपोज करो तुम पार्क में भी जा रही हैं, मिलजुल रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं वहाँ बैठ के, ठीक है, जॉगिंग कर रही हैं या बैडमिंटन कोर्ट में उन्होंने या टेनिस क्लब ज्वाइन कर रखा है एंड दे आर गोइंग एंड प्लेइंग, तो उससे क्या होगा, सोशल इंट्रैक्शन बढ़ेगा, दे विल फील हैप्पी, दे विल फील जो है आप कह सकते हो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, मोर वोकल होंगी, मोर एक्सप्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अब भी ऐसा होता है कि लेडीज़ की जो है ना डोमिनेट करके कई जगहों पर होता है, ठीक है। येस वी आर ग्रोइंग बट स्टिल गाइस बहुत जगह ऐसी होती है जिन्हें औरतों को बोलने का हक नहीं दिया जाता या उनकी जो मन की बात होती है वो डर के बता ही नहीं पाती किसी को। तो अगर वो थोड़ा बहुत ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, बाहर आएंगी, जाएंगी, खेल रही हैं, अपने बॉडी पे ध्यान दे रही हैं, फिटनेस पे ध्यान देंगी, तो अपने आप वो वोकल हो जाएंगी और एक्सप्रेसिव हो जाएंगी, ठीक है। वुमेन इन स्पोर्ट्स लर्न्स टू मेंटेन रिलेशनशिप रिस्पेक्टिंग अदर्स, ठीक है, ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी। तो ऑन द फील्ड भी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से बना पाएंगे एंड ऑफ द फील्ड भी। और स्पोर्ट्स टीच करता है एक औरत को कोऑपरेट करना एंड हेल्प करना एक दूसरे को और अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्पोर्ट्स के फिजिकल, इमोशनल और हमारे मेंटल बेनिफिट्स, ठीक है। अब हमारी कंट्री के अंदर जो है एक प्रॉब्लम है एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है ये, कि स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन वुमेन में, बट हमारी कंट्री में बहुत है, कम है। क्यों? लड़कियों को इतना, अब ज़माना बदल रहा है बट वैसे जो है ना आप कहोगे कि भाई वुमेन को इतना ना मतलब कि भेजा नहीं जाता स्पोर्ट्स के अंदर, वो डर लगता है। एक पेरेंट को डर लगेगा कि हम अपनी बेटी को स्पोर्ट्स फील्ड में भेज रहे हैं, या फिर एक इंसान को लगेगा अगर कोई लड़की बचा रही है कि हाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है, वुमेन टीम्स को ज़्यादा इतना रिकग्निशन नहीं मिलता, ये सब चीज़ें, तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द रीज़न जिसकी वजह से इंडिया के अंदर वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी कम है। पहला, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स होते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि स्पोर्ट्स तो भाई लड़कों का खेल है, लड़के खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, तो ये एक हो जाता है रीज़न। दूसरा, लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अब ये सिचुएशन बदल रही है बट एक टाइम ऐसा था कि फीमेल रोल मॉडल्स कम है। जैसे अभी आप क्रिकेट देखते हो, आप फुटबॉल देख रहे हो, यू हैव रोनाल्डो, आप धोनी को देख रहे हो एंड वो आपके रोल मॉडल्स बने हुए, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए भी नाउ वी हैव सो मैनी मॉडल्स हमारे सामने, बट एक समय ऐसा था कि अगर कोई सामने कोई है ही नहीं कि इनको मुझे इनके जैसा बनना है, तो ये कमी थी। नाउ इट्स चेंजिंग, ठीक है। लिमिटेड मीडिया कवरेज। अब भाई वुमेन्स का जो मैच हो रहा होता है उसको मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलती ही नहीं, और अगर मीडिया कवरेज मिल भी रही होती है तो हम ऑडियंस उसे देखना इतना पसंद नहीं करेंगे, हम ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। नाउ इट्स चेंजिंग, बट ये पहले ज़माने की बात हो रही है। अभी भी और स्कोप है इसमें, और बढ़ना चाहिए। जितना हम मेंस क्रिकेट को देखते हैं उतना ही वुमेन्स क्रिकेट को देखना चाहिए, जितना ही हम बाकी स्पोर्ट्स को जो मेंस खेल रहे हैं उसे पसंद करते हैं उससे भी ज़्यादा करना चाहिए, उतना तो करें, हम जाके देखें, अटेंड करें मैचेस को, ठीक है। एक एक टीम के मेंबर्स को नाम हमें पता होना चाहिए, हम उनसे कनेक्ट करते हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट्स, वुमेन ऑफन स्ट्रगल टू बैलेंस स्पोर्ट विद अदर्स। अब भाई औरतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, घर देखना ही होता है, ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी औरतें जो है बैलेंस नहीं कर पाती हैं स्पोर्ट्स पे ध्यान देने को। इवन तो उनका मन है कि वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती हैं बट घर के काम तो करने हैं, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता, ये एक रीज़न हो जाता है। फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है, ये आप लिख सकते हो। अब ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ा सकते हैं, कि जाएं लड़कियों को जो है, अगर कोई भागती है अच्छा लड़की या कोई अच्छा बैडमिंटन खेलती है तो वो चाहे कि हाँ मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलूंगी, वो एनकरेज हो। तो वो कैसे होगा? जब कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ऑल ओवर आवर कंट्री एंड घर में भी और स्कूल में भी, आसपास में भी। वो क्या है?
एनकरेज वुमेन थ्रू फैमिली, पेरेंट्स एंड सोसाइटी टू पार्टिसिपेट। मम्मी पापा एनकरेज करो, उन्हें दिख रहा है कि हमारे बच्चे में टैलेंट है तो एनकरेज करो, ये नहीं कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई करो बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। कंडक्ट सेमिनार, वर्कशॉप एंड कैंप्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। कैंप्स होने चाहिए, स्कूल में हो, अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए जहाँ पेरेंट्स को भी समझ में, सोसाइटी को समझ में है कि अगर लड़की भी स्पोर्ट्स में अच्छी है तो उसे भी आगे बढ़ने देना चाहिए। मीडिया कवरेज बढ़ाओ भाई वुमेन स्पोर्ट्स की, तो ये होगा। बिल्ड बेटर फैसिलिटीज़ एंड एडवांस इक्विपमेंट फॉर ट्रेनिंग, अब लड़कियों की ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ गर्ल्स की भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, ठीक है। और सेफ, सबसे पहले बात आती है सेफ्टी की, तभी डरते भी हैं लोग वुमेन्स को कई बार स्पोर्ट्स फील्ड में, तो सेफ इन्वायरमेंट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑर्गेनाइज मोर इवेंट एंड कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, अगर हम वुमेन बेस्ड जो है कॉम्पिटिशन्स करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, वुमेन का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में पहले हमने ओलंपिक्स में देखा, विनर्स देखे सारे, फिर आपने स्पोर्ट्स का फिजिकल, इमोशनल और वाला बेनिफिट देखा, लास्ट में पार्टिसिपेशन कम क्यों है और पार्टिसिपेशन बढ़ा कैसे सकते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक, स्पेशल कंसिडरेशन। ये है हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जो एक औरत जब फील्ड में है, जब एक लेडी जो एथलीट है उसको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि देखो गर्ल्स एंड बॉयज़ इस चीज़ में सेम नहीं है। क्या, वुमेन को अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी फिजिकल जो है आप कह सकते हो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट हो गया उसमें मेनार्क, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, तो जिस समय पे लड़की मेंस्ट्रुएशन करिए, द गर्ल इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो उस समय पे भाई थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर असर नहीं भी पड़ा है तो जब उन्होंने स्पोर्ट्स खेला तो उसके बाद जब वो घर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत थकावट ज़्यादा होगी, तो उस समय पर अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वीमेन नीड टू बी माइंडफुल ऑफ सर्टेन नेचुरल फैक्टर्स सच एज मेनार्क, ठीक है। हर गर्ल्स को पीरियड होते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें से जो एथलीट्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि सोचो उनका मैच है, परसों उनका मैच है और उसी डेट पे उनको पीरियड्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन कि वो पहले से ही अच्छी डाइट रखें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, तो ये स्पेशल कंसिडरेशन हर लेडीज़ को, जो एथलीट्स है स्पेशली, वो रखने चाहिए। यहाँ हम स्पेशली एथलीट्स को ध्यान में रखेंगे। दीज आर द फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ एवरी वुमेन्स लाइन एंड शुड बी टेकन सीरियसली। अब सिर्फ एथलीट्स नहीं, सभी लड़की को अपना ध्यान रखना चाहिए जब भी दे आर ऑन पीरियड्स, बट स्टिल इन जो स्पोर्ट्स वुमेन है उन्हें और अच्छा रखना चाहिए। तो इसलिए वो कब होगा, जब वो अपना हेल्थ का, फिजियोलॉजी का अच्छे से ध्यान रखेंगी, तो इवन दो उनके इवेंट उसी दिन पे हो तो उन्हें उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी होंगी एंड वो रिकवर भी कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं स्पेशल कंसिडरेशन फॉर अ फीमेल एथलीट्स एंड एवरी फीमेल, आप कह सकते हो। पहला हो गया मेनार्क। मेनार्क क्या होता है, मेनार्क इज द फर्स्ट पीरियड जब बच्चों को लड़कियों को होता है वो हमारा होता है मेनार्क। उसकी क्या एज होती है वो आप देख सकते हो। तो स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देयर फिजियोलॉजी। इसमें सबसे पहले आता है मेनार्क। मेनार्क क्या होता है, मेनार्क इज द गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब फर्स्ट टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं हमारा मेनार्क। इट कैन हैपन एज अर्ली एज एज ऑफ 9 और अप टू एज ऑफ 15। अब 9 ईयर्स में भी हो सकता है आपको, 15 भी। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो कंट्रीज थोड़ी वार्मर होती है वहाँ लड़कियों को पीरियड्स जल्दी हो जाता है, जो थोड़ी ठंडी होती है वहाँ थोड़ा लेट होता है, ठीक है। अभी स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन एट दिस टाइम कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इमोशनल चेंज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। जैसे कोई गर्ल है उसकी ट्रेनिंग हो रही है, 5th 6th 7th क्लास की वो ट्रेनिंग करें, दे हैड देयर मेनार्क, तो उस समय पे थोड़ा उनको ध्यान रखना होगा। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अ यंग वुमन हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हरसेल्फ एट दिस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अब इसमें क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं, ठीक है, तो जो उस समय के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आना, तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इन्वॉल्व्स इरेगुलर पीरियड्स एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है। अब जैसे कोई फीमेल एथलीट्स है, वो काफ़ी हैवी वर्कआउट कर रही हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रही हैं और वो थोड़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में, तो उसका असर उनकी मेंस्ट्रुएशन की साइकिल पे पड़ सकता है और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है। वैसे क्या है, नॉर्मल जो साइकिल होती है हमारे पीरियड्स की वो क्या होती है, 3 से 7 दिन तक चलती है, ठीक है। एंड हर 22 से 35 दिन के बाद ये हो जाता है, इसके बीच में हमारे को हो जाता है ये, ठीक है। बट जब कोई मेंस्ट्रुअल इशू होता है तो क्या होगा, ये स्किप कर जाएगी कि जो है पीरियड्स आए
ही नहीं, ठीक है। या फिर जो है इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अब इस समय के अंदर जब किसी को पीरियड स्टार्ट नहीं हुए जिस दिन पे होने हैं, ठीक है, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हेडेक होगा, बैक पेन होगा, क्रैम्प होंगे, टायर्डनेस होगी। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अब इसको अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बहुत ही डिटेल में दे रखा है, बट इसको मैंने शॉर्ट में क्रिएट कर दिया। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में क्या है, साइकिल शॉर्टर देन 21 डेज और लॉन्गर देन 35 डेज, मतलब इरेगुलरिटीज़ अगर पीरियड में हो, मिसिंग और 3 और मोर पीरियड्स इन अ रो। कई बार ऐसा एथलीट्स के साथ हो जाता है, फीमेल एथलीट्स के साथ, दैट उनके पीरियड्स आते ही नहीं है क्योंकि वो इतनी इंटेंस एक्सरसाइज कर रही है, मे बी वो टेंशन में, मे बी वो स्ट्रेस में हो। बहुत टेंशन और स्ट्रेस भी अगर आप लोगे तो पीरियड स्किप हो जाते हैं, ठीक है। हेवियर और लाइटर मेंस्ट्रुअल फ्लो देन यू, या तो बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या बहुत लाइट हो रहे हैं। साइकिल लास्टिंग लॉन्ग देन 7 डेज, 7 डेज से भी ज़्यादा हो रहा है। पेन, क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग होएगी। एंड जो है इसमें एक और चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज की, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज है, इसलिए इसको हम किस में पढ़े हैं हमारा, इसलिए इसको हमने स्पेशल कंसिडरेशन में पढ़ा। अब जब एक औरत ये सब हो रहा होगा तो उस समय पे, एंड दे आर एथलीट्स, तो थोड़ी तो अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी ना, इसी को हम इसलिए स्पेशल कंसिडरेशन में पढ़े। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर फीमेल एथलीट्स, इट्स फॉर एवरी वुमेन, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्रायड। ये 3 तिगाड़ा आप कह सकते हो, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो एक औरत को हो सकती हैं, ठीक है। एंड अगर एक होती है तो दूसरे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो फीमेल एथलीट ट्रायल रेफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंटर रिलेटेड हेल्थ इशू दैट कैन इफेक्ट फीमेल्स हेल्थ ड्यू टू फिजिकल प्रेशर ऑफ स्पोर्ट्स। अब ये एथलीट्स को बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है, ये 3 बीमारियां जो हैं वो फेस कई बार करती हैं। पहला क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कि ये सोचना कि अरे हम बहुत मोटे हो गए हैं, एंड इससे जो है डाइटिंग करना एक्सेसिव, इससे हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और तीसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन की डेंसिटी का कम होना। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ना ही हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुमने वो वुमेन हॉर्लिक्स का देखा, उसमें यही दिखाता है हड्डी, ये हड्डी जो है आप देखो नॉर्मल है हमारी, नॉर्मल बोन में देख रहे हो, ये देखो, इसे हम कहते हैं बोन की डेंसिटी, बोन का फॉर्मेशन। ये कितने छोटे 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 आप इसमें जो है छेद देख सकते हो। अब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ हॉलो स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बोन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी हड्डियाँ ये वीक हो रही हैं इससे। बोन में तो ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई, वो वीक है। अब इससे टूटने का, फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब सोचो किसी एथलीट को ये हो गया और वो गिर गई तो फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा है। बोन स्ट्रांग होगी, गिर भी गए तो फ्रैक्चर तो नहीं होगा, बट अगर बोन ऑस्टियोपोरोसिस वाली है तो फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो है वुमेन्स को 30-35 साल के बाद अपनी हड्डियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन वेयर बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल मेकिंग देम मोर लाइकली टू ब्रेक। ब्रिटल एक ही बात होती है, हल्की कमज़ोर हो जाती है, जिससे चांसेस टूटने के बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज व्हेन बोन्स वीकेट ड्यू टू लॉस ऑफ डेंसिटी और इम्प्रॉपर फॉर्मेशन। अब या तो डेंसिटी कम हो गई है या फिर फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ तो होता है ये, ठीक है। फॉर फीमेल एथलीट्स ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, इससे इनका करियर भी हार्म हो सकता है, ठीक है। इट मेक्स देम मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम फ्रैक्चर्स एंड इंजरीज, ठीक है। जल्दी फ्रैक्चर होगा, जल्दी इंजरी होगी तो करियर पे इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, मेनोपॉज के बाद हो सकता है ये, एडवांस्ड एज जो है मतलब बूढ़े होते होते हो सकता है, लो कैल्शियम वाली डाइट है, ईटिंग डिसऑर्डर या बैड ईटिंग हैबिट है तो हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन है बैलेंस डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे, हार्मोनल मैनेजमेंट हो, ठीक है, और हेल्दी बॉडी वेट से ये अवॉइड हो सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा एमेनोरिया, ठीक है। तो इसको आप मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मत समझना, दिस इज डिफरेंट। तो एमेनोरिया इज अ कंडीशन वेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स इरेगुलर और स्टॉप्स कंप्लीटली। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स हैं वो बहुत इरेगुलर हो गए हैं या वो बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद हो जाए, ठीक है। दिस ऑफन अकर्स ड्यू टू इंटेंस एक्सरसाइज कंबाइंड विद इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक। तो कई बार ये फीमेल एथलीट्स को हो जाता है कि वो एक्सरसाइज बहुत करिए बट दे आर नॉट टेकिंग एनफ कैलोरीज, कि उन्हें लग रहा है हम मोटे हो जाएंगे, हैवी वेट हो जाएगा, इसलिए जो है इसका इफेक्ट जो है हार्मोन्स पे पड़ेगा एंड आपको एमेनोरिया हो सकता है। एमेनोरिया के सिम्टम हेयर लॉस होगा, हेडेक होगा, विजन में फ़र्क आने लगेगा, फेशियल हेयर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसको जो है फीमेल एथलीट्स को इसके लिए अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब
प्राइमरी एमेनोरिया भी होता है कई लोगों को, जो है व्हेन अ गर्ल डजंट गेट हर फर्स्ट पीरियड बाय एज ऑफ 16, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया कि 16 साल की हो गई है लड़की और उसको फर्स्ट पीरियड आया ही नहीं है। सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब कि पीरियड्स हो रहे हैं एक लेडीज़ को, चलते आ रहे हैं, बट एकदम से क्या हुआ 2-3 महीने हो गए पीरियड्स आए ही नहीं, तो दिस इज़ हमारा एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में ही आप एमेनोरिया को कंसिडर कर सकते हो, उसमें भी क्या है डिसफंक्शन हो रहा है ना पीरियड्स में, ये हो गया हमारा एमेनोरिया। मेन कॉजेज जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करने से, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेने से और मैल न्यूट्रिशन से ये हो सकता है। तो एक एथलीट को होने का बहुत खतरा रहता है कि एक्सरसाइज बहुत करनी है, वेट कंट्रोल करना है, टेंशन भी है, इसलिए हम इसे स्पोर्ट्स में अपना फिजिकल एजुकेशन में फीमेल एथलीट ट्रायड में पढ़ें। अब लास्ट आता है ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये सिर्फ फीमेल एथलीट्स को नहीं होता, बहुत सारी लड़कियों को होता था आजकल, जो हम इतना आजकल फैशन की दुनिया में देख रहे हैं कि भैया 0 साइज फिगर अच्छी है एंड बिल्कुल आपको जो है परफेक्ट बिल्कुल पतला दुबला लेना है, तो कई लड़कियां इसको अपने दिमाग पे हावी कर लेती हैं और उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? इट रेफर्स टू ईदर ईटिंग इन एक्सेसिव अमाउंट और ईटिंग इन वेरी लिटिल अमाउंट। अब ये 2 टाइप के होते हैं, या तो लड़की बहुत खाने लगेगी, ठीक है, परेशान हो गए और फिर जाके उल्टी कर देगी उस खाने को, या फिर बिल्कुल एक्सेसिव डाइट लेगी कि कल से मैंने खाना पीना बंद कर दिया, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो दिस इज डाइट हर कोई करता है, हर कोई सोचेगा, बट ये बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। गाइस ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो, इसका तो एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये भी एनोरेक्सिया नर्वोसा हर बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है इन विच इंडिविजुअल हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ देयर बॉडी वेट। अब इसमें क्या लड़की करेगी, उसको बहुत डर लगेगा कि यार मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा, किसी को भी हो सकता है ये। तो ये इसमें क्या है, उन्हें शीशे में खुद को देखेंगी तो उन्हें लगेगा यार मैं बहुत मोटी हूँ, इवन दो वो सही है, पतली है, ठीक है, बट उसे शीशे में खुद को देखेगी ऐसी मोटी सी में कि भाई मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ। फिर वो खुद को बहुत ही ज़्यादा डाइट करने पे, एक्सट्रीम डाइट करने पे खुद को फोर्स करेंगे। ठीक है, तो की कैरेक्टर क्या है, इंटेंस फियर होगा वेट गेन का, फूड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। ठीक है, कई बार तो डाइट एड्स भी यूज़ करते हैं कि जो है डाइटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खा ली या वॉमिट कर ली, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना वेट लूज़ करने के लिए। और डिस्पाइट वेट लॉस, अब भाई वेट कम हो भी गया तो भी दिमाग में बैठ नहीं रही है बात, शीशे में देख के फिर ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत मोटी हूँ, इवन दो वो पतली हैं तब भी, तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसके काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया बहुत हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, मस्त दिख रहा है इंसान के मसल बहुत वीक हैं। इस सब के अगर आप किसी में देखोगे बहुत एंजाइटी में कोई रह रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस में, तो आप पहचान सकते हो कि इन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा है। इसका टिपिकल ट्रीटमेंट तो भाई जाके आप थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल सुपरविजन टू एड्रेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले तो थेरेपी आएगी जिसमें जाके बात करेंगे और थेरेपिस्ट आपको समझाएगा, फिर आपका न्यूट्रिशन अच्छा करना होगा, तब जाके ये डिसऑर्डर ठीक होता है। अब लास्ट आता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। सिंपल इसमें क्या होता है, पहले लड़की करेगी बिंज ईटिंग, ये मन कर रहा है यार मेरे और बहुत चाउमीन खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, पहले सब खा लिया और फिर आता है रिग्रेट कि अरे यार मैंने ये खा लिया मैं मोटी हो जाऊंगी, तो फिर वो जाएंगी वॉशरूम में और भाई उल्टी कर लेंगी। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर लेंगी, या कोई गोलियां खा ली जिससे उल्टी आ जाए कि भाई खा भी लिया बट मेरा बॉडी जो है उसको जो है यूटिलाइज ना करे, फैट्स ना बने बॉडी में, तो और उसको उल्टी कर दिया। ये होता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। जैसे तो बिंज वॉचिंग करती हो ना कि भाई अभी आया स्क्विड गेम सारा एक ही दिन में देख दिया, ये हमारा हो गया हमारा बिंज ईटिंग। ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विद अ लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे वो इंटरेस्टिंग अभी अभी कोई हमारे सीरीज आती हैं तो हम सेंस कंट्रोल अपना छोड़ दें, यार नहीं यार देखना पड़ेगा, 5 एपिसोड तो देखने पड़ेंगे ना, 4 बज गए चल यार कल देखेंगे, ये हो जाता है ना बिंज वॉचिंग। तो इसमें सेंस और कंट्रोल छोड़ के पूरा 2 किलो का केक खा लिया बैठ के समझ लो तुम, और उसके बाद जाके वॉमिटिंग कर दी। आफ्टरवर्ड्स दे एंगेज इन अनहेल्दी बिहेवियर ट्राइंग टू एलिमिनेट द एक्सेस कैलोरीज सच एज वॉमिटिंग, यूजिंग लैक्सेटिव्स, टेकिंग वेट लॉस सप्लीमेंट्स और यूजिंग डायरेटिक्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे इनके, ये सिम्टम्स आप लर्न नहीं भी करोगे तो ठीक है, बट फिर भी मैंने लिख दिए हैं। डिहाइड्रेशन, इनको डेंटल प्रॉब्लम होगी बार बार वॉमिटिंग करने से, वेट फ्लक्चुएट होता हुआ इनका देखिएगा, मेंस्ट्रुएशन में डिफिकल्टीज आएंगी, डिप्रेशन, मूड स्विंग। ठीक है, अब इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व थेरेपी, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, डाइटिशियन पे जाना होगा, सपोर्ट टू एड्रेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर। तो इसका फिजिकल इफेक्ट तो है बट ये मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है कि आपको थेरेपी करानी होगी अपनी इफ़ यू वांट कि ये ठीक हो। ओके, तो विद दिस हमारा ये सबसे लेंदी चैप्टर आई कैन से दैट फिजिकल का कंप्लीट होता है। बट येस,
मैं चाहती हूँ तो जल्दीबाजी में 20 से 25-30 मिनट के अंदर भी इसे कंप्लीट कर देती, बट मैं वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो कि ये वो सब्जेक्ट है जिसकी जिम्मेवारी तुमने मुझे दी है। तो मैं जल्दीबाजी में आधा घंटे में तुम्हें जल्दीबाजी में पढ़ा के और ये कह दूँ नोट्स से डाउनलोड करके अपने आप पढ़ लो, वो मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम बढ़िया तरीके से करती हूँ। तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, नोट्स बता दिए, एक एक बात को डिटेल में समझाया है। 1 घंटा अगर इस चैप्टर को देखा है, बस अब इसके नोट्स को आपको प्रैक्टिस करना है, देन हो गया। फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज जब चलाएंगे तो वहाँ इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। दैट्स इट। तो मैं चलती हूँ बेटी के बेस्ट ऑफ लक। अब जल्दी से जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।